यूक्रेन ने हमला किया है रशिया पर, उस पर जो सदर पुतिन है उन्होंने तमाम अपनी मसरूफियत जो है बिल्कुल तर्क कर दी है और इस पर फोकस कर लिया है। और बरतानिया, दूसरी जानिब बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी फ़ौजों को तैयार रहने का कह दिया है, मशकें भी शुरू कर दी हैं। क्या आप समझते हैं कि पुतिन जो है वो कुछ सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई इस तरह का कि बरतानिया के साथ डायरेक्ट जंग या किसी पूरे यूरोप के साथ डायरेक्ट जंग या ऐसे किसी मुल्क के साथ कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं जिन पर उनको शक हो कि उन्होंने ये हमला करवाया है? क्योंकि यूक्रेन की ये प्लानिंग नहीं लगती कि इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। मियां साहब, प्योरली फ्रॉम मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेटेजी के जो अगर उसके मुताबिक चलते हैं तो मुझे तो इस वक्त नहीं लगता कि वो करेगा जी, वन एट वन टाइम जी। वो मल्टीपल फ्रंट नहीं खोलना चाहेगा, कोर्जन रखेगा, मे बी लेटर टाइम फ्रेम में उनको रखेगा कि जी मैं आपसे जैसे कहते हैं ना, निपट लूंगा जी आप लोगों से, कि आपको भी देखूंगा छोड़ूंगा नहीं वाला मोड में नेक्स्ट 3 to 4 years की एक थ्रेट क्रिएट करेगा जो उनके ऊपर रखेगा जरूर, ताकि वो अवे दूर रहें यूक्रेनियन सपोर्ट से। ये बहुत बड़ा झटका लगा जी रशिया को। ये जो 42-43 के दरमियान बॉम्बर्स गिराए हैं वो रशिया की सरहद के अंदर आए हैं, रशिया के अंदर ट्रकों में आए हैं, और एक एरिया ऐसा है जो तकरीबन 4500 किलोमीटर डीप इनटू रशिया है। दूसरा तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1200 किलोमीटर डीप है जी जो बेस उन्होंने लिए हैं। फिर ट्रकों में वहां आए हैं, वहां पे उन्होंने असम्बल किए हैं, वहां पे जो भी उन्होंने कार्रवाई किया, और दीज ड्रोन्स वर बीइंग कंट्रोल्ड समवेयर एल्स, वहां से कंट्रोल है। तो इट्स अ बिग ब्लो। ये जो हेजमोनिक स्टेट्स होती है ना मियां साहब, ये इनकी एम्बैरेसमेंट भी उतनी बड़ी होती है जी, क्योंकि इनका जो एक स्ट्रक्चर होता है जो इनकी पावर का, वो इसी पे बेस किया जाता है कि वी आर अ बिग मिलिट्री पावर अदर देन द साइज एंड अदर देन द इकोनॉमी एक बहुत मेजर रोल अदा कर रहे थे। अब रशिया की इकोनॉमी का इतना मेजर रोल नहीं है जितना वो अपनी बिग माइट के साथ अपने आप को शो कर रहा था जी। फिर यूक्रेन ने भी अभी रेजिस्टेंस शो किया। यूक्रेन अभी नेगोशिएशन से पहले एक अच्छा टेबल बनाना चाहता है कि मैं भी थोड़ा सा विन विन पोजीशन पे, क्योंकि इस वक्त तो जो अगर डील हो भी जाती तो यूक्रेन के लिए तो उसमें कुछ भी नहीं था, इलाके भी उसके जा रहे थे, रशिया के डोमिनेशन भी हो जानी थी, और अमेरिका का ट्रेड का भी फायदा, जो इकोनॉमिक फायदा वो तो मेन अमेरिका को चला जाना था। तो दे आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट। अब वेस्ट थोड़ा सा अमेरिका को भी बाईपास करके यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि जो बैटल है रशिया को अबे रखा जाए। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अफगानिस्तान का ये जो रीजन था, जब अलाइज यहाँ पे ब्रिटिशर कंट्रोल भी था, ब्रिटिश टाइम में भी जब एंग्लो रशियन लड़ाई हुई, तो ये अफगानिस्तान, हमारा बलोचिस्तान, ये फाटा के नीचे जानबूझ के बफर जोन के तौर पे रखा जाता है। आपको याद होगा जी, आप हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो ये बफर के तौर पे रखा जाता है ताकि रशियंस हम तक ना पहुंच सके। तो इसी तरह यूक्रेन भी एक काइंड ऑफ अ बफर के तौर पे रखा हुआ है कि ये उसको एंगेज भी रखे और पूरे बाकी वेस्ट को बचाई रखे। तो इंटरेस्टिंग, लेकिन सर साथ साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर फर्ज करें ऐसा मुज़ाकरात जो है इतना बड़ा हमला करके वो बदला लेंगे या टेबल पर बैठेंगे, रूस को ये अफोर्ड करता है कि वो टेबल पर बैठ जाए? अब देखिए, उसको टेबल पे तो बैठना पड़ेगा जी, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है रशिया की उस तरह की जी। फिर सैंक्शंस है। फिर सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है ना जी दुनिया का, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन, ट्रंप किस तरफ जाते हैं, क्योंकि ट्रेड को वो स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी अपनाते हुए इस वक्त मेजर टूल यूज कर रहे हैं फॉर द जियोपॉलिटिक्स जी। जो पॉलिटिकल सीन है, जो जियोपॉलिटिकल सीन है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इस वक्त इंपैक्ट कर रहे हैं ट्रेड। पाकिस्तान इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें, वो बार बार यही बात करते थे कि आई हैव ऑफर्ड बोथ कंट्रीज द ट्रेड, दे वांट टू डू ट्रेड विद मी, और ट्रेड के ऊपर ही मैंने ये सीज फायर और उसको कराया। तो इस वक्त इकोनॉमिकली रशिया इज नॉट इन अ पोजीशन कोई प्रोट्रैक्टेड जंग में जाए, लॉन्ग जंग में जाए। बहुत अच्छा उसके पास एनवायरनमेंट थी, बहुत अच्छा एक माहौल बना था, लेकिन मुझे लगता है ये है कि अंडर हैंड यूरोपियन जो थे, वेस्ट जो था, नेटो जो था, वो इस पीस डील से कोई खुश नहीं था, क्योंकि इनकरेज हो जाता, एम्बोल्डन हो जाता रशिया कि जगहों पे कब्जा भी कर लिया है, और उनको यही डर था कि ये अपनी जो इनका एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है या जो आगे बढ़ने के अज़ाइम है, ये इसको जारी रखेंगे। अगेन, पुतिन इज अ बिग लीडर, इस वक्त दुनिया का बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर है, और ही इज डिफरेंट। हैविंग सेड दैट कि मिलिटरीली तो इसके चांस नहीं है कि इमीडिएटली ये यूरोप पे किसी अगर अटैक करे, बट हु कैन प्रिडिक्ट आजकल के दौर में जी, लीडरशिप जो है वो ऐसे ऐसे मौके पे ऐसे गलत फैसले भी कर लेती है, और कभी कभी वो फिनेस लग भी जाती है, कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इस वक्त इमीडिएटली वेस्ट की तरफ जाएगा जी। जल साहब, वैसे अगर मैं ये आपकी बात जिस तरह समझाऊं, जिस तरह इवेंट्स ने ड्वार्फ किया है
इसको मोदी को एक बड़ी हाइप थी, चौथी बड़ी इकॉनमी बन रही है, और जब हमने अंदर से देखा तो ना फौज में कोई कोहेरेंस थी और ना ही इकॉनमी की वो माइट हमें उनकी जंग में झलकती नजर आई, ना महारत नजर आई। तो ये जो आज ये भी एक मिथ है कि जी अब चौथी इकॉनमी बन गई है क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे आपकी जीडीपी इतनी है। डू यू थिंक इट्स आल्सो अ होक्स? देखिए, इसको पावर के इसके डायनामिक्स तो अपने हैं जी, उसको तो इट गिव्स यू स्पेस, आपको स्पेस जरूर देती है जी, आपको वॉर की स्पेस देती है, वॉर को प्रोलॉन्ग करने की स्पेस देती है, आपको उसमें से एग्जिट करने की रीजंस भी देती है और उसको जारी रखने का भी देती है। इट डज मैटर, बट हैविंग सेड दैट, वॉर शुरू करना, इनिशिएट करना इज वेरी इजी जी, सबने किया। देखिए ना, अमेरिकन एप्लीकेशन कितने साल रही जी, 20 years इन अफगानिस्तान। एंड में नोशन ऑफ विक्ट्री कौन लिख रहा है? एक रगड तालिबान। पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देख ले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त भी मैंने आपके प्रोग्राम में भी एक दफा कहा था कि इनिशिएट तो इन्होंने कर दी है, आपके बाहर उस वक्त मेरे ख्याल में मौजूद थे जी, यहाँ पाकिस्तान से नहीं वो प्रोग्राम कर रहे थे। तो मैं ये क्या करता था कि इनिशिएट तो उन्होंने किया है कॉन्फ्लिक्ट को। आई कैन टेल यू इट विल एंड बाय पाकिस्तान। इसका एंड स्टेट जो पाकिस्तान लिखेगा, नोशन ऑफ विक्ट्री, ऐसा ही हुआ। अमेरिका की मैं आपको मिसाल दे दूं, रशियन अफगानिस्तान में आए थे जी, ठीक है, इधर की टेरेन डायनेमिक्स डिफरेंट थी, लेकिन और भी मुल्कों में हम देखते हैं कि इनको रिपल्स हो गया। और ये जो सरप्राइज स्वार्म अटैक हुआ है, स्वार्म डीप मनूवर किया इन्होंने थ्रू ड्रोन, अनइमेजिनेबल, नोबडी कुड थिंक। सब ने यही समझा था कि यूक्रेन इज डाउन एंड आउट, बट ऐसा हुआ नहीं है जी। तो जब नेशंस कोई विल अपनी शो कर देना काजी साहब, और वो डिसाइड कर लें कि कम वट में वो अपने नुकसान को साइड पे जरा रख देते हैं, तो वो जब लड़ना शुरू करती है तो दे गिव सरप्राइज। और जब बिग पावर को ब्लो होती है तो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेटेजिकल होता है जी, वो एक टैक्टिकल बैटल नहीं होती कि कुछ दिनों के बाद। देखिए अभी $7-8 बिलियन का नुकसान हुआ है जी एक रात में या एक दिन में रशिया का। इट्स अ ह्यूज लॉस, इकोनॉमिक लॉस है। तो उसकी एडवांटेज जरूर होती है, लेकिन डायनेमिक्स या कहते हैं ना, जंग अनप्रिडिक्टेबल भी होती है और ऐसे ऐसे एवेन्यूज खुलते हैं जिनका लोग सोच भी नहीं रहे होते। पाकिस्तान ने अभी रिस्पॉन्स किया। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पता भी नहीं होगा कि हम इस डोमेन में और इस स्पेक्ट्रम पे ये वॉर लड़ेंगे, कि हम इलेक्ट्रॉनिक, ISR, नेट सेंट्रिक की चीजें, इसी से हम इंडिया को बिल्कुल जीरो कर देंगे। मेन इम्पैक्ट तो उन्होंने डाला, फिर ग्राउंड फोर्सेज ने, मिलिट्री ने, आर्मी ने कश्मीर में, और एयरफोर्स ने, आपने बाकी सब ने हमने देखा कि उन्होंने क्या रोल प्ले किए हैं, और नेवी उनकी इररेलेवेंट हो गई। अब वो नेवल थ्रेट दे रहे हैं कि जी नेवल अगली दफा लीड करेगा। नेवल के बाद तो उनकी जो इकोनॉमिक डिजास्टर इंडिया की तरफ जाएगा, आप सोच नहीं सकते। हमारे पास तो चले एक पोर्ट है, उनके तो सारे इकोनॉमिक पोर्ट्स हैं, उनकी मूवमेंट है उनकी सारे। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान का रिस्पांस एक पोर्ट के ऊपर, या हमारी दफा तो मिलिट्री टारगेट्स नहीं करेंगे ना, हम अब देखेंगे कि रिस्पांस हमारा किधर जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी छोटा पहलवान भी कोई ऐसा एक दाव लगा लेता है। इट इज ऑल मिलिट्री जो कंटेस्टेशन है, ये दाव ही है जी, एक डुएल है। कभी कभी छोटे पहलवान के एक ऐसा लॉक लग जाता है कि बड़े से बड़ा पहलवान वो फिर मैट पे होता है। लेकिन जल साहब, इस केस में ये जो हमारा हुआ, इसमें तो जो हुकूमत थी, जो आपकी हमें नहीं पता था कि भाई ये साइबर विंग कौन सा है, ये हमारा स्पेस विंग कौन सा है, इनकी कोऑर्डिनेशन क्या है। ऑल दैट वाज अ परहैप्स वेरी गार्डेड सीक्रेट। तो इसमें मैं समझता हूँ दो कम और कुछ काम भी था हमारी एयरफोर्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत ज्यादा जी, ये पूरा स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट जो आपका डेवलप हुआ है, इसकी तो अभी आपने झलक देखी है काजी साहब। मैं ये नहीं कि मैं हैसियत पाकिस्तानी एक रिटोरिक कर रहा हूँ और इंडिया को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। आई कैन टेल यू फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये तो आपने झलक देखी है जी। इनका सिस्टम ही सारा चौक हो गया था। ये जो कह रहे हैं ना, हम अमेरिका के पास इनके इलेक्ट्रिक के सिस्टम्स, इनका पूरा इंडिया वाज चोक्ड, इंडियन बिजनेसेस वर चोक्ड। अभी इसलिए तो वो वेरी हुए हैं कि हम पाकिस्तान ने ऐसी ऐसी डोमेन में अटैक किए हैं साइबर में कि आप सोच नहीं सकते। तो मोर देन आई मीन अनइमेजिनेबल उसमें गए, इनके इलेक्ट्रिक सिस्टम्स में गए, इनके बैंकिंग सिस्टम में गए, इनके तो चोक कर दिया था ने इंडिया को। और अगली दफा से भी बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। अब दुनिया 10 दफा सोचेगी कि भारत जैसे मुल्क में अगर ये वाली लीडरशिप रहती है, इसको लीडरशिप तो मैं नहीं कहता, अगर ये गैंगस्टर्स पावर में रहते हैं जो हिंदुत्व बेस्ड हेट आइडियोलॉजी को, एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 10 दफा सोचेंगे यहाँ पे इन्वेस्ट हम करें या ना करें। $500 बिलियन जो यहाँ से एप्पल को निकालने का अगर ट्रम्प कह रहे हैं, तो उसका कोई रीजन होगा, ऐसे नहीं वो निकाल रहे जी। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन।